हेलो फ्रेंड्स, टीम समर हिल की ओर से मैं निरंजन कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग सीटेट के सीडीपी सीरीज में बढ़ेंगे 14वें पाठ की ओर, जो होगा हमारा विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। विकलांग तथा अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान। वे कौन से ऐसे बालक होते हैं जो विकलांग होते हैं या फिर उनमें अधिगम अशक्तता होती है, हम कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, उनके लिए और क्या क्या चीजें होती हैं, इन सब की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना नोटबुक और पेन तैयार रखें और फटाफट नोट्स बनाते चलें। तो क्या आप लोगों ने नोटबुक और पेन ले लिया है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला जो टॉपिक है विकलांग बालक, डिसेबल्ड चाइल्ड। तो विकलांग बालक होते क्या हैं? विकलांग बालक से आप क्या समझते हो? तो विकलांग बालक वैसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों से अलग होते हैं। या तो उनमें शारीरिक दोष होता है, या फिर मानसिक दोष होता है, या संवेगात्मक रूप से वे पिछड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से हम विकलांग बच्चों की परिभाषा के संदर्भ में क्रो एवं क्रो महाशय जो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, इनकी परिभाषा को देखेंगे। ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कह सकते हैं। तो विकलांग बालकों की जो परिभाषा है उससे आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ऐसे भी विकलांग बालक जो भी होते हैं वो आसानी से हमारे नजरों में आ जाते हैं, क्योंकि उनका कहीं न कहीं शारीरिक दोष होता है, या फिर मानसिक रूप से वे थोड़े से पिछड़े रहते हैं, या संवेगात्मक रूप से वे पिछड़े होते हैं। तो मुख्य रूप से इन तीन चीजों में यदि वे पिछड़ रहे हैं, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या संवेगात्मक रूप से, तो वे विकलांग बालकों की श्रेणी में आएंगे, डिजेबल्ड चाइल्ड की श्रेणी में आएंगे। अब शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान कैसे करेंगे हम लोग? तो इसमें देखिए कुछ जो मुख्य पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला है अंग संचालन में दोषयुक्त छात्र। अंग संचालन, इससे पता चल जाता है कि बच्चे में विकलांगता है या फिर नहीं है। अंग संचालन यानी कि जो प्रमुख शरीर के अंग हैं, जैसे हाथ, पैर, कमर, सिर, गर्दन आदि, तो इनके संचालन में यदि बच्चा कहीं न कहीं पिछड़ रहा है या कुछ दोषयुक्त है पैर में, जैसे कि हम लोग पहले के समय में पोलियो का ज्यादा असर होता था, तो पोलियो अगर किसी बच्चे को हो गया है तो उनका या तो हाथ या फिर पैर से भी विकलांग हो जाते थे। तो अंग संचालन उनका क्या हो गया? दोषयुक्त हो गया। तो अंग संचालन जब दोषयुक्त हो गया तो वे विकलांग बच्चों की श्रेणी में आ जाएंगे। दूसरा है दृष्टि दोषयुक्त। दृष्टि दोषयुक्त कहने का मतलब आंखों की जो दृष्टि होती है, आंखों की जो देखने की क्षमता होती है, उसके आधार पर या तो अल्प दृष्टि या फिर दृष्टि बाधित की श्रेणी में ऐसे बच्चों को रखा जाता है। तीसरा है श्रवण दोषयुक्त। सुनने में श्रवण दोषयुक्त, श्रवण का मतलब सुनना, ठीक है। हियरिंग डिजेबिलिटी, हियरिंग डिजेबिलिटी इसको कहते हैं, श्रवण दोषयुक्त को। तो ऐसे बच्चे चीजों को सही सही सुन नहीं पाते हैं, या तो अल्प श्रवण बाधित होते हैं या फिर पूरी तरह से श्रवण बाधित होते हैं। चौथा है वाणी दोषयुक्त। वाणी दोषयुक्त यानी कि बोलने में समर्थ होना। तो वाणी दोषयुक्त यानी कि बोलने में असमर्थ होना, वाणी सही से उनके मुख से नहीं निकलना। एक तो होते हैं कि जब बोलते हैं तो हकलाते हैं, हकला करके जब बोलते हैं तो एक उनकी अलग कैटेगरी हो गई, उसकी कुछ अलग समस्याएं हो सकती हैं, तालू का कटा होना, होठों का आकार, कंठ के अंदर कुछ गड़बड़ी इत्यादि। और दूसरा होता है बिल्कुल मूक, जिसको गूंगा कहते हैं। तो वाणी दोषयुक्त में ऐसे छात्र आते हैं। तो इन चार आधारों पर हम शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान कर सकते हैं। अब आते हैं मानसिक रूप से विकलांग बालकों की कैसे पहचान करेंगे। तो जो मानसिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, तो सबसे पहली उनकी जो पहचान होगी कि बुद्धि लब्धि उनका कम होगा, बुद्धि लब्धि उनका कम होगा, IQ उनकी कम होगी, वे चीजों को बहुत कम याद रख पाएंगे, चीजों को जल्दी सीख नहीं पाएंगे।
और जो अमूर्त चिंतन है उनमें ज्यादा नहीं होता है। विकलांग बालकों की समस्याओं का निदान कैसे करेंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि विकलांग बच्चे जो आपके विद्यालय में आ रहे हैं तो उनके साथ एक शिक्षक के रूप में आपका क्या दायित्व बनता है। आप विद्यालय के परिवेश को किस प्रकार का बना करके रखोगे ताकि जो भी विकलांग बच्चे आते हैं आपके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको हम कैसे अपनी ओर से पूरी तरह से सहायता दे सकते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला बिंदु है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार उन बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो कभी कभी मजाक उड़ा दिया करते हैं ऐसे बालकों का कि तुम पढ़ नहीं पाओगे, तुम्हारे साथ ऐसी समस्याएं हैं। तो अगर कुछ शिक्षक ऐसा करते हैं तो वे बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक का व्यवहार बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। और विकलांग ही क्या, सामान्य बच्चे भी अगर नकारात्मक कमेंट उनके ऊपर किया जाता है तो उनमें हीन भावना घर कर जाती है। इसलिए एक शिक्षक के रूप में आप एक चीज को हमेशा याद रखें कि कभी भी किसी भी छात्र के ऊपर नकारात्मक कमेंट ना करें। यदि आपको उनमें त्रुटि दिखती है तो उसे सुधारने का प्रयास करें, ना कि कमेंट करने का प्रयास करें। तो शिक्षक का व्यवहार सबसे बहुत जरूरी चीज है विकलांग बालकों के लिए, क्योंकि विकलांग बालक जो होते हैं जब वे विद्यालय में आते हैं तो शिक्षक को अपना अभिभावक मानते हैं, शिक्षक को वे अपना सब कुछ मानते हैं, और कुछ भी शिकायत होती है तो वो शिक्षक के पास ही जाते हैं। और यदि शिक्षक का व्यवहार र्यूड होगा, रूखा होगा, तो वे फिर शिक्षा से कट जाएंगे और धीरे धीरे विद्यालय आना बंद कर देंगे। दूसरा है कक्ष में बैठने की व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो बालक विकलांग है, अब उनकी विकलांगता के प्रकार आप एक शिक्षक के रूप में पहचान लेंगे कि बालक किस रूप में विकलांग है, या कह सकते हैं कि जो बच्चे आपके पास आ रहे हैं उनमें से 2-4 बच्चे अगर विकलांग हैं तो वे किस रूप में विकलांग हैं, क्या वे शारीरिक रूप से हैं या फिर मानसिक रूप से हैं या फिर दृष्टिबाधित हैं, तो उसके अनुसार आपको सीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मान लिया जाए कि कोई बालक है जो पैर से विकलांग है, तो आप उन्हें कैसे बैठाएंगे, बेंच के ऊपर आपको कैसे बैठाना है, तो आपको उनको दीवार के किनारे बैठाना है ताकि दीवार की सहायता से वे उठ सके, चल सके, मतलब दीवार के और ही बैठाना है जो पैर या हाथ से विकलांग होते हैं। और जो दृष्टिबाधित हैं, अल्प दृष्टिबाधित हैं, ऐसे बच्चों को कहाँ बैठाना है, तो ऐसे बच्चों को आगे के बेंच पे बैठाना है, बोर्ड के सामने बैठाना है, जिससे कि उन्हें बोर्ड पर जो लिखावट है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। तो इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। अगला पॉइंट है सहायता उपकरण। विकलांग बालकों के लिए सहायता उपकरण बहुत ही जरूरी होते हैं, क्योंकि यदि सहायता उपकरण उन्हें नहीं प्रदान किया जाता है तो वे साधारण क्रियाओं को भी करने में अक्षम हो जाते हैं। जैसे जो पैर से विकलांग है उनके लिए चलना सबसे मुश्किल होता है, तो उनके लिए ट्राई साइकिल दिया जाता है। अगर ट्राई साइकिल ना दिया जाए तो उन्हें चलने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा। और जो श्रवण बाधित हैं उन्हें हियरिंग एड्स दिए जाते हैं, जिससे वे उस यंत्र को अपने कान में लगा करके आराम से सुन पाते हैं। उसी प्रकार से जो दृष्टिबाधित होते हैं, अल्प दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए चश्मा दिया जाता है और अन्य इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। फिर है विद्यालय परिसर की बनावट। विद्यालय परिसर की बनावट को भी विकलांग बच्चों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि बच्चे चढ़ने उतरने में सक्षम हो सकें, क्योंकि सीढ़ी के ऊपर वे जो पैरों से विकलांग होंगे उनके लिए चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद है शौचालय की उपलब्धता। शौचालय की उपलब्धता भी विकलांग बच्चों के लिए अलग से होनी चाहिए विद्यालय में, ताकि वे अपने शौचालय का इस्तेमाल अपने ढंग से कर सकें। फिर सहपाठियों का व्यवहार। सहपाठियों का व्यवहार भी काफी मायने रखता है। कुछ जगह देखा जाता है कि जो सहपाठी होते हैं वे विकलांग बच्चों को देख करके चिढ़ाने लगते हैं, उनका अलग नाम रख दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें ऐसा माहौल तैयार करना होगा, विद्यालय का वातावरण ऐसा बनाना होगा
कि वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वे अपने बीच पढ़ने वाले विकलांग बच्चों को सहानुभूति दें, उनसे मेल जोल रखें, उनका सहयोग करें, सहयोगात्मक प्रवृत्ति हो उनकी, ना कि चिढ़ाने की प्रवृत्ति हो। इसके बाद है माता पिता एवं समाज का दायित्व। माता पिता एवं समाज का दायित्व यह बनता है कि अपने विकलांग बच्चों को पूरी तरह से सहायता दें, सहायता प्रदान करें, हर मोड़ पर उनके साथ रहें, ताकि उन्हें कभी ये ना लगे कि मैं बेसहारा हूँ। तो इसके लिए जरूरी है कि माता पिता और समाज के लोग हमेशा ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाते रहें। और इसका आखिरी जो पॉइंट है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ऐसे बच्चों को हमेशा मोटिवेशन की जरूरत होती है। और हमारे समाज में, हमारे समुदाय में, हमारे देश में, यानी कि अपने समसामयिक या पूर्व के ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हुए भी बहुत ऊंचाई तक पहुंचे हैं। उनमें से स्टीफन हॉकिंग्स का नाम ले सकते हैं, हेलन केलर का नाम ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी शारीरिक विकलांगता को धत्ता बताते हुए उस ऊंचाई को, उन मुकाम को हासिल किया जिसे साधारण लोग भी हासिल नहीं कर पाए, सब कुछ रहते हुए भी लोग हासिल नहीं कर पाए। तो ऐसा हम लोगों को करना चाहिए एज ए टीचर कि उन बच्चों को हम हमेशा मोटिवेट करें, हमेशा अभिप्रेरित करें, ताकि उनमें मोटिवेशन आए और वे कुछ अच्छा करने को प्रेरित हो सकें। तो बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है अधिगम अशक्तता। अभी हम लोगों ने चर्चा की विकलांगता से संबंधित, अब अधिगम अशक्तता। अधिगम अशक्तता यानी कि लर्निंग डिजेबिलिटी। बच्चे का शरीर तो सही है, शारीरिक विकास उसका सही हुआ है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं अधिगम अशक्तता रह गई है, यानी कि लर्निंग डिजेबिलिटी रह गई है। और लर्निंग डिजेबिलिटी के कारण शिक्षक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो बच्चा आपके सामने खड़ा है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर लर्निंग डिजेबिलिटी है। आप उसे होमवर्क दे रहे हो, लेकिन वो होमवर्क या तो नहीं बना पा रहा है या उसे कुछ याद नहीं हो पा रहा है, और आप क्या हो रहा है कि आप इरिटेट हो रहे हो, आप चिढ़ जा रहे हो और बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हो, डांटते हो, पीटते हो। तो ये जो कारण होता है, ये कहीं न कहीं बच्चों में अधिगम अशक्तता के कारण होता है। तो आइए समझते हैं कि बच्चों में अधिगम अशक्तता कैसे होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिगम अशक्तता कहने का तात्पर्य हुआ कि जो लर्निंग डिजेबिलिटी है, लर्निंग यानी कि जो सीखने के तंत्र हैं उसके अंदर डिफेक्ट के कारण, उसके अंदर कुछ ना कुछ डिसऑर्डर के कारण, गड़बड़ी के कारण वह बच्चा जो है सीख नहीं पा रहा है। तो यह देखिए, सबसे पहला जो प्रकार है मौखिक रूप से सीखने, वह भाषा संबंधी अशक्तता। सबसे पहली अशक्तता का प्रकार मौखिक रूप से सीखना, जो कि एक सामान्य क्रिया होती है। ठीक है, बच्चा अनुकरण करके सीख लेता है। लेकिन जिन बच्चों के अंदर ऐसी अशक्तताएं होती हैं, मौखिक रूप से सीखने व भाषा संबंधी अशक्तता होती है, तो वे क्या होता है कि ढंग से बोल नहीं पाते हैं। भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अशक्तताएं होती हैं उनमें, मौखिक रूप से कुछ चीजों को नहीं सीख पाते हैं। तो यह जो अशक्तता है, इसे अफेजिया और डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है। अफेजिया और डिस्फेजिया क्या है? तो भाषा एवं संप्रेषण अशक्तता को अफेजिया कहते हैं। ठीक है, भाषा एवं संप्रेषण अशक्तता को अफेजिया कहते हैं। और डिस्फेजिया क्या है? यह बातचीत करने में आंशिक या पूरी तरह से अक्षमता को दर्शाता है, इसको डिस्फेजिया कहते हैं। बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्फेजिया कहा जाता है। और यह जन्म से भी हो सकता है या जन्म के बाद भी हो सकता है। सामान्य बच्चा अगर कहीं उसे चोट लग गया या किसी दुर्घटना का शिकार हो गया, तो उसके साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यह जो होता है यह मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है। अफेजिया और डिस्फेजिया मस्तिष्क में क्षति के कारण होता है, और मस्तिष्क में क्षति दुर्घटना से, चोट से, तनाव से भी हो सकता है। यदि बच्चों के ऊपर ज्यादा प्रेशर दिया जाए तो उनमें तनाव उत्पन्न होगा, और तनाव उत्पन्न होने के कारण वे अफेजिया या डिस्फेजिया के शिकार हो सकते हैं।
वे मूक हो सकते हैं, कुछ बोलना उनका बंद हो जाएगा, भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अशक्तता उनमें उत्पन्न हो जाएगी। तो यह जो है मस्तिष्क में क्षति के कारण उत्पन्न होता है। अब बढ़ते हैं दूसरी अशक्तता की ओर। दूसरी जो प्रकार है वो है पढ़ने संबंधी अशक्तता। पढ़ना, रीडिंग डिजेबिलिटी। रीडिंग डिजेबिलिटी में जो प्रमुख है वो है अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। अलेक्सिया और डिसलेक्सिया ये रीडिंग डिजेबिलिटी है। बच्चा सही पढ़ नहीं पाता है, उसे पढ़ने के समय काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप लोगों ने तारे जमी पे फिल्म देखी होगी। उस फिल्म में दिखाया गया था एक बच्चे को, और वह बच्चा डिसलेक्सिया का शिकार था। जब उसे शिक्षिका पढ़ने के लिए कहती हैं तो वह सही पढ़ नहीं पाता है, क्योंकि उसे अक्षर जो है टेढ़े मेढ़े नाचते हुए से दिखलाई पड़ते हैं। तो ऐसी जो बीमारी होती है इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से होता है। ऐसे बच्चे बी एवं डी में अंतर नहीं कर पाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी कुछ बच्चों को जो बी और डी को एक समान ही समझते हैं। लिखने का बी तो लिख देंगे डी, लिखने का डी तो लिख देंगे बी। कुछ शब्दों को वे एक ही तरह का मानते हैं। श और वाज में अंतर नहीं कर पाते हैं। न्यूक्लियर अनक्लियर में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बच्चों में डिसलेक्सिया नामक विकार होता है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे प्रकार की ओर, जो है लिखने की अशक्तता, राइटिंग डिजेबिलिटी। लिखने की अशक्तता, इसको कई नामों से जाना जाता है। अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, असिम्बोलिया, डिस्प्रेक्सिया इत्यादि। ये सारी जो अशक्तताएं हैं ये लिखने संबंधी अशक्तता है। और लिखने की जो अशक्तता होती है ये मुख्य रूप से मस्तिष्क के अग्रभाग में, यानी कि जिसे हम सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम में क्षति के कारण लिखने की अशक्तता होती है। और लिखने की जब अशक्तता हो जाएगी तो बच्चे की लिखावट सही नहीं हो पाती है। उसमें या तो यह हो सकता है कि उसके हाथ लिखते समय कांपे, या फिर वो कोशिश तो कर रहा है लिखने की लेकिन उसकी राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं हो पा रही। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण सूक्ष्म गतिक कौशलों को, जो सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं जैसे कि लिखना, चलना, टहलना, बोलना इत्यादि में निपुणता ग्रहण नहीं कर पाते हैं वे, और उनको अप्रेक्सिया नामक बीमारी होती है। इसको हम अशक्तता कह सकते हैं, डिसऑर्डर कह सकते हैं, और यह एक तरह की बीमारी ही है। और डिस्प्रेक्सिया देखें, डिस्ग्राफिया देखें, ये तीनों जो है ये प्रमुख रूप से लिखने की अशक्तता है। डिस्प्रेक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है, सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर इसको कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय और संतुलन स्थापित नहीं हो पाता है, और इस कारण से बच्चे सही से लिख नहीं पाते हैं। अब जैसे कि बच्चों को लिखना है या कोई चित्र बनाना है तो जरूरी है कि हमारे हाथ और आंखों का समन्वय बने, क्योंकि हमें जहाँ पे लिखना है, जो चीज बनाना है, तो हमारे आंखों को पहले तो वहाँ देखना होगा, और जैसे जैसे हमारी आंखें देखेंगी और उस तरह से हाथों को भी चलना होगा, तभी हम कोई चीज लिख सकते हैं या कुछ बना सकते हैं। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम हो जब हाथ और आंखों के बीच समन्वय और संतुलन स्थापित ना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। उसके बाद है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में लिखावट का सही नहीं हो पाना, ये प्रमुख लक्षण है डिस्ग्राफिया का। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका राइटिंग जो है वो बिल्कुल सुधर ही नहीं पाता है, चाहे वो बहुत मेहनत करते हैं, अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी उनकी राइटिंग सुधर नहीं पाती है। तो ये जो मुख्य रूप से है इसके कारण, डिस्ग्राफिया के कारण है। डिस्ग्राफिया के कारण उनका लिखावट सही नहीं हो पाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक, आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो हमारा है गणित संबंधी अशक्तता। गणित संबंधी अशक्तता को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और यदि आप गणित के शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको इस संदर्भ में अवश्य ही जान लेना चाहिए कि डिस्कैलकुलिया क्या है, क्योंकि जब आप एज ए मैथमेटिक्स टीचर क्लास में जाओगे तो आप मैथमेटिक्स के सवाल बच्चों को दोगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आपके बार बार समझाने के बाद भी हल नहीं कर पा रहे होंगे। तो वहाँ पे आपको हो सकता है इरिटेट लगे, बच्चों के ऊपर गुस्सा आए। तो ऐसे में आपको इस चीज को समझना चाहिए कि गणित संबंधी अशक्तता जो है
वो डिस्कैलकुलिया कहलाता है। और डिस्कैलकुलिया के कारण बच्चों में गणित समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है। हो सकता है कि वह बच्चा डिस्कैलकुलिया से पीड़ित हो और जिसके कारण वह गणित समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हो। तो ऐसे बच्चों को आपको अलग से पढ़ाना होगा, आपको अपनी शिक्षण विधि में चेंज लाना होगा। ऐसी शिक्षण विधि को अपनाना होगा जो उस बच्चे को समझ में आए और वह बच्चा आपके बताए हुए विधियों को समझ सके, आपके द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उस कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो देखते हैं कि डिस्कैलकुलिया जो है वो कई प्रकार की है। जैसे ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया। ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया में बच्चों को ग्राफिक्स समझ में नहीं आते हैं, आप उन्हें डायग्राम बनाने के लिए दोगे तो वे बना नहीं पाएंगे। आप तो बोर्ड के ऊपर फटाफट बना दोगे, लेकिन बच्चे जब इसी डायग्राम को बनाने का प्रयास करेंगे तो बहुत बार बनाने के बाद भी उनसे नहीं बनेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि वह बच्चा जो है डिस्कैलकुलिया से पीड़ित है। फिर आपको कैसे उसे समझाना है, ये फिर आपको अपने शिक्षण विधि में चेंज लाना होगा। आपको उसे मूर्त वस्तुओं को दिखाना होगा। वहां पे आपको यह समझना है कि आपको उसे मूर्त वस्तुओं को दिखाना होगा। यदि आप उसे घन या घनाभ पढ़ा रहे हैं तो आप घन या घनाभ का मूर्त ठोस चित्रण उसे दिखाइए, तब उसे समझ में आएगा। दूसरा है लेक्सिकल। लेक्सिकल यानी कि जो गणित की भाषाएं होती हैं उससे संबंधित विकार जो होते हैं। बहुत सारे बच्चों को गणित की भाषा समझ में नहीं आती है और ज्यादातर जो जब कठिनाई स्तर बढ़ जाता है तो वहाँ पे बच्चे जो बचपन से गणित का अभ्यास नहीं कर रहे हैं वो इसमें बहुत ज्यादा पिछड़ जाते हैं। तीसरा है वर्बल। वर्बल का मतलब वर्बल और नॉन वर्बल। गणित में दो प्रकार के और रीजनिंग में भी दो प्रकार के आप लोगों ने पढ़ा होगा, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, शाब्दिक और अशाब्दिक चित्रण वाला। तो वर्बल जो है वो शाब्दिक है। तो गणित के शब्दों का ना समझ पाना भी एक प्रकार की यह जो है डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आएगा। प्रैक्टोग्नोस्टिक, ऑडियोग्नोस्टिक इत्यादि सब डिस्कैलकुलिया के प्रकार हैं। और इसके अलावा भी अन्य अशक्तता है, जैसे डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है? तो डिस्थीमिया जो है वो गंभीर तनाव की अवस्था है, इंटेंस सीरियसनेस, गंभीर तनाव। और इस अवस्था में बच्चों की जो मन स्थिति होती है वो काफी निम्न हो जाती है। वह किसी से मिलता जुलता नहीं है, हमेशा आंखें नीची किए हुए रहता है, जल्दी डर जाता है, इत्यादि लक्षण होते हैं, वो डिस्थीमिया के लक्षण होते हैं। इसके बाद है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर का कोई खास जो अंग है वो काफी छोटा है और वह अपने शरीर की तुलना अन्य व्यक्तियों से करने लगता है कि उसका शरीर काफी अच्छा है लेकिन मेरा उसके अनुपात में बहुत कम है, मैं अपने आप को कैसे सुधारूं। वो हमेशा इसी चिंता में लगा रहता है। जबकि व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत को हम सब समझते हैं, तो उसे इस प्रकार से समझाना होगा कि हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है और तुम जो हो अपने आप में पूर्ण हो। तुम ऐसा मत समझो कि तुम किसी से कम हो। तो जो व्यक्ति डिस्मोर्फिया के शिकार होते हैं तो उन्हें यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग छोटे या अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर की तुलना दूसरे से करने लगता है और इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है, उसके अंदर हीन भावना घर कर जाती है। अब है अधिगम अशक्तता वाले बालकों की पहचान कैसे करेंगे, ऐसे छात्रों की पहचान कैसे करेंगे। तो ऐसे छात्रों की जो कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं उसके द्वारा हम ऐसे छात्रों की पहचान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उन लक्षणों में से कौन प्रमुख है। मन व्याकुल रहना। ऐसे बच्चों का मन बड़ा व्याकुल रहता है, वे काफी अपने आप को व्यथित महसूस करते हैं, जल्दी वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, जल्दी किसी से हंसना बोलना नहीं है, बहुत ही अजीब टाइप के चेहरे वो बना करके रहते हैं। उदास रहना, हमेशा उदास रहेंगे। अगर क्लास में सारे लोग हंस भी रहे हैं तो भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी का मतलब ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करना, इत्यादि लक्षण अंतर्मुखी के होते हैं। कक्षा में देर से आना। यदि कोई बच्चा हमेशा कक्षा में देरी से आता है तब यह समझना चाहिए कि उसके अंदर अधिगम अशक्तता हो सकती है। कभी कभी लेट से आने वाले छात्र ऐसे नहीं होते हैं।
लेकिन हमेशा देरी से आने वाले छात्र ऐसे हो सकते हैं। पीछे बैठना भी एक प्रकार की अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की पहचान है। जो बच्चे हमेशा पीछे ही बैठेंगे, उनको आप प्रोत्साहित भी कीजिएगा कि आगे आकर के बैठो, तो भी आगे नहीं आना चाहेंगे। तो आपको समझना है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं वो अधिगम अशक्तता वाले बालक होते हैं। बहुत अधिक उत्तेजित हो जाना, बहुत अधिक किसी बात पर चिढ़ जाना, जिद्दी कर लेना इत्यादि लक्षण जो है वो अधिगम अशक्तता वाले बालकों की होती हैं। पढ़ने के समय तारतम्य ना बैठा पाना। आप क्लास में कुछ पढ़ा रहे हो, कोई कहानी पढ़ा रहे हो या गणित पढ़ा रहे हो या विज्ञान पढ़ा रहे हो, और वह बच्चा जो अधिगम अशक्तता वाला है वो खिड़की के बाहर देख रहा है, वो अपने कॉपी पे कुछ बना रहा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि इस बच्चे को अधिगम अशक्तता है, और तब आपको अपनी शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए उस बच्चे के अकॉर्डिंग। अब है अधिगम अशक्तता वाले बालकों की समस्याओं का निदान। मैंने थोड़े बहुत पॉइंट बता भी दिए कि कैसे निदान होगा। चलिए देख लेते हैं। बालकों का मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचार। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे बालक जिनमें अधिगम अशक्तता है तो उनका मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचार किया जाना चाहिए, उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए, ये सबसे जरूरी है। और एज ए टीचर आप भी उनका उपचार कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि उसे साइकेट्रिस्ट के पास ही ले जाया जाए। जब गंभीर अवस्था होगी तो साइकेट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ेगी। तो लेकिन जब शुरुआती दौर में है, क्योंकि वे बच्चे होते हैं, यदि हम शुरुआती दौर में उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकें तो उनमें सुधार हो सकता है। तो बालकों का मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा उपचार किया जाना चाहिए, और इसके लिए अभिप्रेरणा काफी महत्वपूर्ण है। हम उन्हें विभिन्न विद्वानों की विभिन्न कहानियों के माध्यम से उनमें अभिप्रेरणा ला सकते हैं। बृहदराज, पाणिनि आदि की कहानियों के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को भी जागृत कर सकते हैं। विद्यालय परिवेश। विद्यालय का परिवेश मनोरंजक होना चाहिए। दीवार पे चित्रकारियां होनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों के जो मनोनुकूल स्थितियां होती है ना, उससे मेलजोल खाता हुआ विद्यालय का परिवेश होना चाहिए। ये नहीं कि अनुशासन के नाम पर हमेशा बच्चों को कक्षा में बंद करके रखा जाना चाहिए। खेल विधियां होनी चाहिए इत्यादि। शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने इसके ऊपर पहले भी चर्चा किया कि शिक्षक के रूप में आप जब बच्चों के बीच में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत रखना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ अशक्तता के सिद्धांत को भी आप लोगों को समझना होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें अशक्तता होती है, डिजेबिलिटी होती है, डिजॉर्डर होते हैं विभिन्न प्रकार के, जिसके कारण वे पढ़ने में ध्यान नहीं दे पाते हैं। तब एज ए टीचर आप लोगों को वहाँ सोचना होगा कि हमें इनमें सुधार करने के लिए क्या करना है। ये नहीं कि अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो एक छड़ी उठाएं और उसे पीट दिए या उसे डांट लगा दिए या गार्जियन को बुला करके उसकी ढेर सारी शिकायतें कर दिए। ऐसा करने से उसमें और ज्यादा हीन भावना उत्पन्न होगी, वे और ज्यादा जिद्दी बन जाएंगे, वे और ज्यादा इरिटेट होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षकों का व्यवहार ऐसे मोड़ पर बहुत ही नाजुक होता है जब बच्चे जो है अधिगम अशक्तता वाले होते हैं। इसके बाद है शिक्षण विधियां। तो शिक्षण विधियों में हम लोग विभिन्न प्रकार के परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे कि खेल विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस शिक्षण विधि को हम जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं, जिस विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं, कोशिश करें कि उसमें 1-2 गतिविधि शामिल करा दें। यदि हम बच्चों को गतिविधि के माध्यम से सिखाते हैं तो स्वतः स्फूर्त वे सीखने लगते हैं। उन्हें जबरदस्ती कहना नहीं पड़ता है कि तुम्हें सीखना है, वे स्वतः स्फूर्त होकर के सीखते हैं। उनमें स्वयं ही वो भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट लेने के लिए वो आगे आ जाएंगे। और जो बच्चे अधिगम अशक्तता वाले बच्चे हैं वे भी देखा देखी धीरे धीरे वो आ जाते हैं। तो खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि, परिभ्रमण का मतलब बच्चों को कहीं ले जाना, किसी ट्रिप के ऐतिहासिक स्थल, विभिन्न प्रकार के पार्क इत्यादि जगहों पर ले जाना और वहां जाकर के घुमाना बच्चों को, ये परिभ्रमण कहलाता है। और गतिविधि आधारित शिक्षण। तो इस प्रकार से हम अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो आज का अध्याय हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीपली अध्ययन करते रहिए।